Everyone, today I am back with second part of chapter number 1 of civics. Name of chapter is power sharing. We have done the above part in last lecture. Today we will start from here. What were the positive effects of power sharing arrangement in Belgium? बेल्जियम में जो पावर शेयर हुई थी, पावर शेयर के क्या अच्छे प्रभाव पड़े थे कंट्री पर? तो उसके पॉइंट्स हैं that first point is the power sharing arrangement in Belgium helped to avoid civic strife between two major communities, the French speaking and Dutch speaking. In this, first of all, we will understand what is civic strife. Civic strife क्या होता है? सिविक स्ट्राइक होता है मीन्स एक गलत चीज़ को विद्रोह करना, किसी चीज़ के लिए डिसएग्री कर कर उसके अगेंस्ट में बोलना या फिर अगेंस्ट में कुछ एक्शंस लेना, तो उसे कहेंगे हम सिविक स्ट्राइक। इसमें अगर डच स्पीकिंग को पावर मिल जाती तो क्या था कि फ्रेंच वाले सिविक स्ट्राइक करते, विद्रोह करते, विवाद करते, और अगर डच को पावर ना मिलकर फ्रेंच स्पीकिंग को पावर मिल जाती तो डच सिविक स्ट्राइफ करते और विद्रोह करते इस चीज़ का। इसीलिए जब दोनों को इक्वल पावर मिली तो क्या हुआ कि सिविक स्ट्राइफ का कोई भी दिक्कत नहीं रही, जो सिविक स्ट्राइफ हो सकती थी वो अवॉइड हो गई। अब नेक्स्ट पॉइंट इज़ एंड अ पॉसिबल डिवीजन ऑफ कंट्री ऑन लिंग्विस्टिक लाइन वॉज अवॉइडेड। अब दूसरा क्या हुआ कि डिवीज़न हो सकता था कंट्री का लैंग्वेजेस की बेस पे। एक पूरी कंट्री थी बेल्जियम, उसमें क्या था कि मेजोरिटी के कौन कौन थे? डच स्पीकर्स एंड फ्रेंच स्पीकर्स। तो उसमें क्या हो सकता था कि अगर डच और इनका विवाद सुलझाया नहीं जाता तो दोनों अलग अलग कंट्रीज़ की मांग भी कर सकते थे और अपनी अपनी ओवन कंट्रीज़ भी बना सकते थे, अलग से एक कम्युनिटी बनाते और फिर विवाद अगर सुलझाए नहीं जाते तो वो अलग कंट्रीज़ भी बना सकते थे, बेल्जियम का पार्टीशन भी हो सकता था। एंड थर्ड पॉइंट इज़ when many countries of Europe came together to form the European Union, Brussels was chosen एज इट्स हेडक्वार्टर। अब क्या हुआ कि इतना अच्छा बेल्जियम में जो पावर शेयरिंग कोऑर्डिनेशन देख के यूरोपियन कंट्रीज़ को भी अच्छा लगा कि इन्हें अच्छे से इन्होंने अकोमोडेट कर रखा है, कोऑर्डिनेट कर रखा है, तो उन्होंने जो ब्रसल्स जो कैपिटल था बेल्जियम का उसे हेडक्वार्टर चूज़ कर लिया यूरोपियन यूनियन के लिए। Our next topic is what is community government? Explain. कम्युनिटी गवर्नमेंट क्या होता है? अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट देयर इज़ अ थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट। दिस कम्युनिटी गवर्नमेंट इज़ इलेक्टेड बाय पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी, डच, फ्रेंच एंड जर्मन स्पीकिंग, no matter where they live. This government has the power regarding cultural, educational and language related issues. Community government is the best example for power sharing between different social groups. इसमें क्या पूछ रहे हैं कि कम्युनिटी गवर्नमेंट क्या थी? कम्युनिटी गवर्नमेंट सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों से अलग एक और गवर्नमेंट बनाई थी जिसका नेम रखा था कम्युनिटी गवर्नमेंट। अब कम्युनिटी गवर्नमेंट क्या थी? ये डच, फ्रेंच, जर्मन स्पीकिंग सभी जो लैंग्वेज के पीपल थे उन सभी के लिए थी, और इसमें कोई मैटर नहीं है कि वो कौन से रीजन के रहते हैं, जैसे कि वेलोनिया रीजन के है या फ्लेमिश रीजन के या कैपिटल सिटी में है, कहीं के भी हो। ये जो कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई थी ये सभी के लिए थी। और अब इस कम्युनिटी गवर्नमेंट के पास कौन सी पावर थी? इसके पास पावर थी कल्चरल, एजुकेशनल एंड लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज़ की। अब अगर कोई भी इशू होता, जैसे डच या फिर फ्रेंच में कोई भी कल्चरल रिलेटेड इशू होता या फिर लैंग्वेज रिलेटेड, एजुकेशनल रिलेटेड इश्यूज़ होते, तो उसमें क्या था कि ये उसके लिए पॉलिसीज़ बनाती, उन इश्यूज़ को सॉल्व कौन सी गवर्नमेंट करती थी? कम्युनिटी गवर्नमेंट करती थी। और इसीलिए इसको कम्युनिटी गवर्नमेंट को बेस्ट एग्जाम्पल भी कहा था पावर शेयरिंग का बिटवीन डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। अब डिफरेंट सोशल ग्रुप में इसको बेस्ट एग्जाम्पल क्यों कहा? अगर डच को वो पावर दे देते, ऐसे जो कम्युनिटी गवर्नमेंट के पास पावर थी वो अगर डच को मिल जाती तो वो अपने कल्चर के जो लॉज होते, जो पॉलिसीज होती, जो एजुकेशन उन्हें चाहिए उसके बेस पे लॉज बनाते, और ऐसे ही फ्रेंच को अगर मिल जाती पावर तो वो अपने बेस पे अपने जो हिसाब से लॉज बनाते, तो फिर दूसरे को उससे विद्रोह होता, दूसरा डिसएग्री होता उस लॉ से। इसीलिए अब इन्होंने मिलकर सभी के लिए एक कम्युनिटी गवर्नमेंट बना दी, तो इसमें कोई भी डिसएग्री नहीं कर सकता उस गवर्नमेंट से और जो कोई भी कॉन्फ्लिक्ट भी नहीं होगा। सो लेट अस मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट इज मेजोरिटेरियनिज्म? एक्सप्लेन द मेजोरिटेरियन पॉलिसी फॉलोड बाय द सिन्हालीज एंड श्रीलंकन गवर्नमेंट। इसका आंसर क्या होगा? अ बिलीफ दैट द मेजोरिटी कम्युनिटी शुड बी एबल टू रूल अ कंट्री इन विच एवर वे इट वांट्स बाय डिसरिगार्डिंग द विशेज एंड नीड्स ऑफ माइनॉरिटी। ये थी मेजोरिटेरियनिज्म। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि एक जो मेजोरिटी में जो भी होगी, जो भी कम्युनिटी मेजोरिटी में होगी वो रूल करेगी, उसकी पावर चलेगी, और जो माइनॉरिटी में ये मेजोरिटी होगी इसकी तो पावर चलेगी।
और जो माइनॉरिटी में होगी उसके कोई भी जो उसकी नीड्स होगी या फिर उसने जो भी मांग होगी उसकी ओर ध्यान नहीं दिया जाएगा और उसकी जो नीड्स होगी उसको डिसरिगार्ड किया जाएगा। मतलब कि एक पूरी कम्युनिटी है जिसमें कि दो डिफरेंट कम्युनिटीज़ है। इसमें श्रीलंका के केस में क्या था, एक सिन्हालास थे और दूसरे तमिल्स थे। तो अब सिन्हालास मेजोरिटी में थे तो इन्होंने क्या सोचा कि इन्होंने एक मेथड लिया जो कि था मेजोरिटेरियनिज्म। इससे क्या हुआ कि इन्होंने कहा कि हम रूल करेंगे और इसमें ये रूल करने लग गए और जो तमिल्स थे उनकी कोई भी जो नीड्स थी उनको देखा नहीं गया, उनको अनदेखा कर दिया तमिल्स को। इस मेथड को कहते हैं मेजोरिटेरियनिज्म। अब नेक्स्ट बी का आंसर है एक्सप्लेन द मेजोरिटेरियन पॉलिसी फॉलोड बाय सिन्हालीज एंड श्रीलंकन गवर्नमेंट। अब इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर है इन 1956 एन एक्ट वॉज पास टू रिकॉग्नाइज सिन्हाला एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज थस डिसरिगार्डिंग तमिल्स। अब इसमें क्या हुआ कि जो ये मेजोरिटेरियन पॉलिसी थी इसको कैसे लागू किया, इसमें 1956 में एक लॉ निकाला इन्होंने। इस 1956 के एक्ट में क्या हुआ कि सिन्हाला जो लैंग्वेज थी उसको तो ऑफिशियल लैंग्वेज कर दिया और तमिल को डिसरिगार्ड कर दिया, मतलब कि तमिल को अनदेखा कर दिया। ये इन्होंने पहला लॉ क्रिएट किया यहाँ पर। और अब दूसरा क्या था कि द गवर्नमेंट फॉलोड प्रीफरेंशियल पॉलिसीज डेट फेवर्ड सिन्हाला एप्लीकेंट्स फॉर यूनिवर्सिटी पोजीशंस एंड गवर्नमेंट जॉब्स। अब इसमें क्या हुआ कि उन्होंने कुछ पॉलिसीज़ निकाली जिसमें कि सिनाला स्पीकर्स को फेवर करने लगे, यूनिवर्सिटी में इजीली उनको पोजीशंस मिल जाती थी और एडमिशन लेते वक्त भी उन्हें सुविधाएं मिलती थी, उनको जॉब्स ज़्यादा मिलने लग गई। और इसी के विपरीत जो तमिल्स थे उनके साथ क्या हुआ कि दे वर डिसरिस्पेक्टेड एंड उनको जॉब्स और इनमें जॉब्स में या फिर एडमिशन लेने में यूनिवर्सिटीज़ में डिफ़िकल्टीज आने लगी। अब तीसरी चीज़ क्या कि इन्होंने सिनालीज ने कि अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन स्टिपुलेटेड दैट स्टेट सेल प्रोटेक्ट एंड फोस्टर बुद्धिज्म। अब वो बुद्धिज्म को कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्ट करने लग गए थे। बुद्धिज्म को क्यों प्रोटेक्ट कर रहे थे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द सिन्हाला स्पीकर्स क्या थे कि बुद्धिज्म को मानते थे, इसलिए उन्होंने अब बुद्धिज्म को भी ऑफिशियली प्रोटेक्ट करना शुरू कर दिया था। कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोटेक्शन के लिए एक नया लॉ बना दिया था बुद्धिज्म के लिए। Now let's move on question number 8. Explain the population composition of श्रीलंका। अब हमें population composition explain करनी है श्रीलंका की। श्रीलंका is an island nation just a few kilometers off the southern coast of तमिलनाडु। आइसलैंड नेशन क्या होता है, जो कि चारों तरफ से पानी से कवर हो, और ये क्या है कि कुछ ही किलोमीटर दूर है साउदर्न कोस्ट के, तमिलनाडु के साउदर्न कोस्ट के कुछ ही किलोमीटर बाद ये आइसलैंड नेशन श्रीलंका आ जाता है। अब श्रीलंका हैज़ अबाउट 2 करोड़ पीपल, अबाउट द सेम इन हरियाणा। लाइक अदर नेशंस इन साउथ एशिया रीजन, श्रीलंका हैज़ डाइवर्स पॉपुलेशन। द मेजर सोशल ग्रुप्स आर सिन्हाला स्पीकर्स 74% एंड तमिल स्पीकर्स 18%। अब क्या था कि श्रीलंका की जो पॉपुलेशन है वो ऑलमोस्ट 2 करोड़ है, जो कि लगभग हरियाणा की सेम ही है, हरियाणा की पॉपुलेशन के सेम ही है। अब इसमें जैसे एशिया की और रीजन्स है और कंट्रीज़ है उनमें डाइवर्स पॉपुलेशन है, वैसे ही श्रीलंका में भी डाइवर्स पॉपुलेशन थी। इसमें मेजर ग्रुप्स कौन से थे, सिनाला स्पीकर्स के और तमिल स्पीकर्स के। सिनाला स्पीकर्स 74% थे और तमिल स्पीकर्स कितने थे, 18%। Second point, among Tamils, there are two subgroups. Tamil natives of country are called Sri Lankan Tamils, 13%. The rest, whose forefather came from India as plantation workers during colonial period, are called Indian Tamils. Sri Lankan Tamils are concentrated in the north and east of the country. अब इसमें क्या था कि जो तमिल्स थे, तमिल स्पीकर्स थे, उनको दो और सब ग्रुप्स में डिवाइड कर रखा था, श्रीलंकन तमिल्स में और इंडियन तमिल्स में। जो श्रीलंका के रहने वाले थे, पुराने हमेशा से श्रीलंका के पीपल थे, उन्हें श्रीलंकन तमिल कहते थे। और टोटल जो तमिल्स की 18% पॉपुलेशन थी उसमें से 13% श्रीलंकन तमिल थे और जो बचे हुए 7% थे वो इंडियन तमिल्स थे। अब इंडियन तमिल्स कौन थे, इंडियन तमिल्स जो कि कॉलोनियल पीरियड के टाइम पे क्या था कि प्लांटेशन के लिए वर्कर्स लाए जाते थे, मजदूर लाए जाते थे। तो तब वो मजदूर के रूप में उनके फोर फादर्स, उनके जो पूर्वज आए हुए थे और उनके जो बच्चे थे उनको अब तमिल में जो उनके बच्चे हैं उनको इंडियन तमिल्स कहते थे। तो श्रीलंकन तमिल्स आर कंसनट्रेटेड इन नॉर्थ एंड ईस्ट कंट्री। अब जो श्रीलंकन तमिल्स थे वो ज़्यादातर नॉर्थ एंड ईस्ट के पार्ट में थे कंट्री के। अब नेक्स्ट इज मोस्ट ऑफ सिनाला स्पीकिंग पीपल आर बुद्धिस्ट while most of Tamil are Hindus and Muslim. These are about 7% Christians who are both Tamil and Sinhala.
अब हमने जैसे ऊपर बात करी थी कि बुद्धिज़्म को इन्होंने प्रोटेक्ट करना शुरू कर दिया था। वो क्यों किया था कि मोस्ट ऑफ द सिनाला स्पीकर वर बुद्धिस्ट, ज़्यादातर बुद्धिस्ट थे इसमें सिनाला स्पीकर्स में। और जो तमिल्स थे वो हिंदू एंड मुस्लिम्स थे। और तीसरे जो थे वो थे क्रिश्चियंस। देर आर अबाउट 7% क्रिश्चियंस थे, जो कि बोथ तमिल में भी थे और सिनालास दोनों के इक्वल स्पीकर्स थे। मतलब कि 7% मिक्स थे। वो सिनाला भी बोलते थे और तमिल भी बोलते थे। अब नेक्स्ट है, what was the reaction of the minority Tamil population to the majoritarian measures adopted by the Sinhalese government? And B part it, what was the outcome? So, for first part, what was reaction of minority Tamil population for vegetarian measures adopted by Sinhalese government? इसका आंसर क्या होगा कि इसमें पहले पूछ क्या रखा है कि रिएक्शन पूछ रखा है कि माइनॉरिटी तमिल्स ने क्या किया जब जो मेजोरिटेरियन पॉलिसी अडॉप्ट कर ली थी सिनालीज गवर्नमेंट ने। तो अब इसमें द तमिल श्रीलंकन्स फेल्ट एलाइनेटेड ड्यू टू द मेजोरिटेरियन पॉलिसी फॉलोड बाय श्रीलंकन गवर्नमेंट। They felt that none of the major political parties led by the Buddhist Sinhala leaders were sensitive to their language and culture. They felt that the constitution and government policy denied them equal political rights, discriminated against them in getting jobs and other opportunities, and ignored their interests. अब इसमें क्या हुआ कि जो तमिल श्रीलंकन्स थे उनको अलग थलग कर दिया था, उन्हें सेपरेट कर दिया था पूरी कंट्री में। और अब वो फील करने लग गए थे कि उन्हें जो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज थी बुद्धिस्ट सिनाला की, उन्हें कोई भी चिंता नहीं है श्रीलंकन तमिल्स की। और तमिल जो स्पीकर्स थे उनके कल्चर की, उनकी लैंग्वेज की कोई भी चिंता नहीं है। और जो कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं वो क्या कर रही हैं कि उनके इक्वल पॉलिटिकल राइट नहीं दे रही तमिल्स को। वो तमिल्स को इन्फीरियर कर रही है और ख़ुद को सुपीरियर साबित कर रही है। और तमिल्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है, उनके जॉब्स नहीं दी जा रही और इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दी जा रही। और उन्हें इग्नोर किया जा रहा है, उनके इंटरेस्ट को, उनकी मांगों को इग्नोर किया जा रहा है। अब इसका क्या रिजल्ट हुआ इसमें पूछ रखा है, व्हाट वाज द आउटकम। आउटकम मतलब कि इसका क्या प्रभाव हुआ, रिजल्ट क्या आया। एज अ रिजल्ट द रिलेशंस बिटवीन सिनाला एंड तमिल कम्युनिटीज strained over time. The Sri Lankan Tamils launched parties that struggles for the recognition of Tamil as an official language, for regional autonomy, independence, and equality of opportunity in securing education and jobs. But their demand for autonomy to provinces populated by Tamils was repeatedly denied. तो इसमें क्या हुआ कि एज अ रिज़ल्ट, इसमें क्या रिज़ल्ट हुआ, इसका क्या प्रभाव हुआ कि जो रिलेशन बिटवीन सिनाला एंड तमिल कम्युनिटीज़, इन दोनों में विद्रोह की भावना आ गई तमिल्स में सिनाला के लिए। जो अच्छे संबंध थे वो अब बुरे में बदलने लग गए थे, आपस में बैर भावना आ गई थी दोनों में। और अब क्या हुआ कि श्रीलंकन तमिल्स ने पार्टीज़ लॉन्च कर दी थी, स्ट्रगल्स करने लग गए थे वो, और विद्रोह करने लग गए थे सिनाला स्पीकर्स का। और उन्होंने जो तमिल रीजन के लिए एक ऑफिशियल लैंग्वेज, तमिल को अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने की मांग करी। और दूसरा क्या था कि उन्होंने इंडिपेंडेंस, रीजनल इंडिपेंडेंस मांगी, ऑटोनॉमी मांगी, मतलब कि स्वराज्य मांगा अपने लिए। और इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड एजुकेशन जॉब्स के लिए अपॉर्चुनिटीज़ इक्वल मांगी। लेकिन क्या हुआ कि उनकी डिमांड्स जो थी इंडिपेंडेंस के लिए, जो कि कौन सी पॉपुलेशन, जहाँ पे तमिल की पॉपुलेशन ज़्यादा है वहाँ पर उन्होंने अपने स्वराज्य के लिए डिमांड की थी, उनको डिनाई कर दिया गया था। उनकी जो ऑटोनॉमी इंडिपेंडेंस के लिए डिमांड्स थी उनको नहीं माना गया था और डिनाई कर दिया गया था। Now, in third point is in 1980s, several political organizations were formed demanding an independent Tamil Ilam state in northern and eastern part of Sri Lanka. अब 1980s में क्या हुआ कि पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस फॉर्म हुई। और उन ऑर्गेनाइजेशन की क्या डिमांड थी, वो एक इंडिपेंडेंट तमिल इलाम मांग रहे थे। इलाम का मतलब क्या होता है, इसमें स्टेट होता है। तो वो एक इंडिपेंडेंट स्टेट मांग रहे थे इन नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका। क्यों नॉर्दर्न और ईस्टर्न पार्ट में क्यों मांग रहे थे, क्योंकि नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न पार्ट में पॉपुलेशन ज़्यादा थी तमिल्स की, तो वो एक इंडिपेंडेंट स्टेट मांगने लग गए थे, और इसी को कहते हैं तमिल इलाम। There a question is also formed that what was Tamil Ilam. So we can answer that the organization were formed, the political organization were formed and demanded an independent state known as Tamil Ilam. Now the answer for B part is, what was the B question, that what was the outcome. So the answer is, the distrust between the two communities turned into widespread conflict. It soon turned into a civil war in which thousands of people of both communities were killed. Many families were forced to leave the country as refugees, and many more lost their livelihoods. Sri Lanka's excellent record of economic development, education, and health suffered serious setback. The civil war has caused a terrible setback to the social, cultural, and economic life of the country.
हुआ कि जो डिस्ट्रस्ट बना हुआ था तमिल और सिन्हाला में आपस में, जो विद्रोह की भावना थी, अब वो बड़े विवाद की ओर बढ़ चली थी। बड़ा विवाद, बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो गया था। और क्या हुआ कि सिविल वार हुई। अब सिविल वार क्या होती है? एक कंट्री में दो अलग अलग, दो या तीन अलग अलग कम्युनिटीज़ के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट होने की वजह से आपस में, एक कंट्रीज़ में आपस में जो लड़ने लग जाते हैं, वार करने लग जाते हैं, तो उसमें क्या होता है? उसे सिविल वार कहते हैं। सो सिविल वार हुई जिसमें कि थाउजेंड ऑफ पीपल वर किल्ड फ्रॉम बोथ कम्युनिटीज़। दोनों ही कम्युनिटीज़ के पीपल मर गए थे, उन्हें मार दिया गया था। बहुत सी फैमिलीज़ को फोर्स कर दिया था कंट्रीज़ को लीव करने के लिए। अगर वो मना करते तो उन्हें मार दिया जाता। अब श्रीलंका का इस पर क्या बहुत दुष्प्रभाव पड़ा था? श्रीलंका की जो एक्सीलेंट रिकॉर्ड था इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, उसमें अब बहुत प्रभाव आ गया था, बहुत दुष्प्रभाव पड़ा था। उनकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एजुकेशन, हेल्थ सफ़र कर रही थी। और इनका जो अच्छा रिकॉर्ड था इस एजुकेशन में, डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हेल्थ डेवलपमेंट, इन सभी में क्या हुआ कि गिरावट आ गई। और इनके सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ कंट्री वॉज सफर्ड अलॉट। क्या हुआ कि इनके जो सोशल, कल्चरल या फिर इकोनॉमिक जो कंट्री के डेवलपमेंट थी, उस सभी में बहुत ज़्यादा गिरावट आ गई। So that's all for today. We will do next part from question number 10 in next lecture. So thanks and have a nice day.